हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2020 के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। ओके, तो 2020 में आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, और मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी 2024 में अपीयर होना चाहता है तो आपकी एग्ज़ाम डेट आई हुई है और बिल्कुल ही पास में है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम है 4 फेब को। ठीक है, 4 फेब 2024। ठीक है, तो आई होप कि सब प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। थ्योरी सब ने कर ही ली होगी, तो इस टाइम पे ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 2000 से लेकर के 2023 तक अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हर टॉपिक को आप एक बार चेक कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अकेली थ्योरी से कुछ नहीं होगा जब तक ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपने चैनल पर हमने अभी तक लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो लीनियर अलजेब्रा के वहाँ पे आपको 2000 टू 2023 तक के, ठीक है, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं लीनियर अलजेब्रा के वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सेकंड हमने रियल एनालिसिस भी कर लिया है, लेकिन हमने रियल एनालिसिस के 2011 टू 2023 तक किए हैं, क्योंकि एग्जाम डेट बिल्कुल पास में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो। ओके, अब थर्ड अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी स्टार्ट हो रखा है, हमने लेक्चर अपलोड किया है, तो आप एक बार जा कर के देख लीजिए। और एलपीपी भी अभी चल ही रहा है साथ के साथ, ये भी आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2020 में आपके जो क्वेश्चंस आए थे 5 क्वेश्चन आपके आए थे, और ये तो आपको पता चल ही गया होगा अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा कि जो एलपीपी जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है गेट के सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि सिलेबस में वैसे ही ये टॉपिक डाल दिया और क्वेश्चन नहीं आते। आपके 4 to 5 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 तो पक्का ही मिलते हैं, कई बार 5 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे 2020 में भी 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो एलपीपी है वो टॉपिक इजी है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर if 3 0 0 बीटा is an optimal solution of the linear programming problem। देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा, जो 3 0 0 बीटा है ये आपके पास क्या है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर एलपीपी के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो यहाँ से आप समझ जाना कि इसके पास हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना तो फिजिबल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, अगर फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है देन ऑलवेज एक मिनट रुक जाइए, देन ऑलवेज ए फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें यहाँ पे जो प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है क्या है, मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है हमें x1 + x2 + x3 - अल्फा x4। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, सबको पता होगा, है ना। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये आपके पास जो है सब्जेक्ट टू, ये आपके पास होते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, ओके, एंड x1 x2 x3 x4 आर दी बेसिक वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कंस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं 2x1 - x2 + x3 = 6 एंड -x1 + x2 + x4 = 3 एंड x1 x2 x3 x4 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो उससे पहले अल्फा बीटा भी होना चाहिए, क्या होगा, है ना। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसने यहाँ पे कहा है कि देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, कंस्टेंट जो आपके पास दिए हुए हैं
नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर आप चेक करोगे से m कितनी है आपके पास 2 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं से n कितने हैं 4। ओके, तो अगर हम बात करें कि जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे यानी कि जीरो वेरिएबल कितने होंगे यहाँ पे कितने होंगे, अगर हम नॉन बेसिक की बात करें, नॉन बेसिक यानी कि यहाँ पे कितने जीरो वेरिएबल होंगे, नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल कितने होंगे यहाँ पे जीरो वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हो n माइनस एम, तो क्या होगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स पक्का जीरो होने वाले हैं जो आपके पास x1 x2 x3 x4 दिए हुए हैं, इसमें से 2 वेरिएबल्स आपके पास क्या होंगे जीरो। एक मिनट, यहाँ से ये रिमूव ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 वेरिएबल पक्का जीरो होने वाले हैं। ठीक है, अब वो 2 वेरिएबल जीरो कौन से होंगे ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, आप एक चीज़ देखिए, हमें यहाँ पे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 3 0 0 एंड बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास कंस्ट्रेंट है उनको ये सेटिस्फाई करेगा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन है 2x1 यानी कि 2 × 3 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो ये तो 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। सेकंड में पुट कीजिए, सेकंड में पुट करोगे तो -3 प्लस 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, तो बीटा यहाँ से आपके पास आ गया 6, 3 0 0 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसे तो x2 और x3 इसने पहले से ही 0 दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम केसेस बनाएंगे। हमने जैसे पीछे भी किया था एक क्वेश्चन में ऐसे ही, तो हम यहाँ पे केसेस बना लेते हैं। केस क्या बनेंगे, तो आपके पास जो x2 और x3 पहले से 0 दिए हुए हैं, हम यहाँ पे x2 और x3 को एक साथ 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो केसेस आपके पास बनेंगे या तो x1 x2 0 हो, या फिर x2 x4 0 हो, x1 x4 0 हो। तो देखिए फर्स्ट केस आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, इफ़ x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0, अगर x1 और x2 0 हो गया तो क्या होगा, देखिए अगर x1 x2 0 हुआ तो उस केस में आपके पास इक्वेशंस क्या आएंगी, फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 6। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, x1 और x2 को 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 6 एंड x4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा, x1 और x2 0 है। ठीक है, एंड x3 इज 6 x4 इज 3, तो सॉल्यूशन आपके पास ये आएगा। ओके, ऐसे ही सेकंड केस ले लीजिए। सेकंड केस में हम यहाँ पे ले लेते हैं, इफ़ x1 और x3, अगर x1 x3 0 हुए तो उस केस में क्या होगा, अगर x1 x3 0 हुआ तो फर्स्ट कंस्टेंट में जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा वहाँ से, -x2 इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू -6। ओके, सेकंड में पुट करोगे तो क्या आएगा, x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 3, x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो -6 प्लस x4 इज इक्वल टू 3, यानी कि x4 यहाँ से आपके पास आ गया 9। ओके, तो x4 9 आ गया और x2 आ गया -6। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से आपके पास बनेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो x2 है ये आपके पास क्या है, लेस देन 0, बट x1 x2 x3 क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ये आपके पास लेस देन आया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नोट बेसिक, यहाँ पे हमें कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये केस तो आपका रिजेक्ट ही हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ।
नाउ इफ x1 एंड x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब x1 और x4 0 होंगे तो उस केस में इक्वेशन आपके पास बनेगी -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, ओके। एंड x1 x4 0 है तो x2 आपके पास, एक मिनट यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x2 की, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, तो x3 आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा x1 0 है, x2 आपके पास 3 है, x3 आपके पास 9 है एंड x4 0 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके पास ये हो जाएगा। अब अगर हम चलें फोर्थ केस की तरफ, ठीक है, तो फोर्थ में देखिए, फोर्थ केस आपके पास होगा इफ, अब क्या केस बचता है आपके पास, इफ x3 एंड x4, इफ x3 और x4, अगर x3 और x4 0 होंगे तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, x3 और x4 0 है तो 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 6, ओके। एक इक्वेशन बनेगी -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 12 एंड x1 आपका आ जाएगा 9। तो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से, सॉल्यूशन इज x3 और x4 0 है एंड x1 9 हो गया, x2 12 हो गया और ये 0 हो गई, ठीक है। लास्ट केस आपके पास क्या बनेगा, लास्ट केस इज इफ x2 एंड x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी -x1 इज इक्वल टू 3, यानी कि x1 इज इक्वल टू -3, बट ये तो लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा, नॉट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो आपका ये केस भी रिजेक्ट हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है, एक तो आपके पास सॉल्यूशन, देखिए कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो आपके पास ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए। एक आपके पास ये हो सकता है, एक आपके पास ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो हमें बीटा की वैल्यू मिली हुई है बट अल्फा की फाइंड आउट करनी है। अब बताइए जल्दी से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, 3006 है ना, 3006। तो एक सॉल्यूशन आप वो भी ले लीजिए जो हमें दिया हुआ है, ओके, क्योंकि वो भी तो केस है ना, क्योंकि वहाँ पे x2 और x3 को जब 0 लिया था, x2 और जब यहाँ पे ये देखो, जब x2 एंड x3 को 0 लिया था तो उस केस में आपके पास x1 क्या आया था 3 एंड x4 क्या आया है 6, ठीक है। तो ये केस भी हमें लेना है। अब देखिए आपके पास केसेस क्या क्या बने, सॉल्यूशंस आपके पास क्या क्या हैं, तो हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। एक आपके पास है 3006, ठीक है। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है 9 12 0 0 एंड 03 9 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 0063 0063, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z मिनिमाइज करना है हमें, तो मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो जब आप यहाँ पे फर्स्ट को पुट करोगे, जब आप यहाँ पे फर्स्ट को पुट करोगे, सबसे पहले ये देखिए कि हमें दिया हुआ क्या है। आपके पास है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस अल्फ़ा x4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अगर हम फाइंड आउट करें इस सॉल्यूशन पर 3006, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 प्लस 0 माइनस 6 अल्फ़ा, यानी कि 3 माइनस 6 अल्फ़ा, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, जेड एट 9, 12, 0, 0। तो इस केस में क्या आएगा, 9 + 12 + 0 + 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 21। एंड नाउ जेड एट 0, 3, 9, 0। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0 + 3 + 9 - 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12। एंड नाउ जेड एट 0, 0, 6, 3। तो यहाँ से आएगा 0 + 0 + 6 - 3 अल्फ़ा, यानी कि 6 - 3 अल्फ़ा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू आई है यहाँ पे पुट करने के बाद वो क्या आई है, जल्दी से बताइए। ये है आपके पास, है ना, 12। मिनिमम वैल्यू क्या है, वो भी हमें देखनी ही पड़ेगी वैसे तो। वैसे अगर यहाँ पे आप चेक करो कि मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, तो क्या है, जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी से, क्या है। जो 3 - 6 अल्फ़ा, देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमें, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। अब ये चीज़ है ध्यान रखने वाली, ठीक है, ध्यान रखना। गिवन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 3, 0, 0, 6। ये वैल्यू हमें बीटा की फाइंड आउट की है। ठीक है, और इस पर जेड की वैल्यू क्या आई है आपकी, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, इज 3 - 6 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आई है, दिस इज ऑप्टिमल वैल्यू। ओके, ऑप्टिमल वैल्यू अगर हमें मिनिमाइज करना है, इसका मतलब यही आपकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, नाउ दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आएगा जो आपके पास ये 21 है, ये भी आपके पास ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 6 अल्फ़ा, क्योंकि ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है जो 3 - 6 अल्फ़ा है। ओके, एंड उसके बाद जो 12 है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 6 अल्फ़ा। ओके, एंड 6 - 3 अल्फ़ा भी क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 6 अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा कैलकुलेट करें तो यहाँ से आएगा -6 अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 9। ओके, एंड यहाँ से अगर हम चेक करें देन -6 अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 18 एंड -3 अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपके पास आ गया -अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड -अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड -अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बीटा माइनस अल्फ़ा की, है ना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, यही ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ पे होगी, बीटा आपके पास 6 आया हुआ है और माइनस अल्फ़ा देखना है हमें। देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस अल्फ़ा को गामा पुट करूँ, यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा की फाइंड आउट करनी पड़ेगी फिर उसके बाद, है ना। ओके, चलिए, नाउ पुट माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, या फिर आप इसको पुट कर दीजिए, आप इसको एल पुट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
बीटा प्लस एल, क्योंकि माइनस अल्फ़ा था, माइनस अल्फ़ा को हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगी अब देखिए आपके पास क्या आ गया। अगर हम इन तीनों को उठाएं तो फर्स्ट में आपके पास आ गया कि जो एल है, एल आपके पास क्या हो गया यहाँ से, इज लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड एल इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड एल इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बीटा प्लस एल की, कहाँ पे देगा, है ना। अगर मैं इन तीनों का कॉमन रीजन लूँ तो कॉमन रीजन क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। देखो ये हो गया आपके पास, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 3/2, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि L इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। L इज़ लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये उसके बाद इसने क्या कहा कि नेक्स्ट है लेस देन इक्वल टू 3/2, तो 3/2 का कौन सा आएगा, 3/2 का आपका ये रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 में कौन सा आएगा, ये। अब ये देखिए कि इसमें जो कॉमन रीजन आपका आया है, कॉमन रीजन क्या हो गया, ये इस साइड वाला लेस देन इक्वल टू 1 वाला, ये हुआ है कॉमन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, गामा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस इम्प्लाइज, सॉरी एल की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ से, इज़ 1, ओके। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी, ओके। दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा प्लस एल, तो बीटा आपके पास कितना है, 6 + 1 यानी कि 7। आप चाहो तो इसको बीटा और ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, तो कितनी है 7, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7। अब यहाँ पे रख भी सकते हो आप कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे करोगे, एक बार स्टेटमेंट रीड कीजिए आप खुद से, अच्छे से समझ में आएगा अगर आप खुद से रीड करते हो तो। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होती है अगर आप खुद स्टेटमेंट को समझ जाते हो। मैं तो रीड कर ही दूंगी, क्वेश्चन भी करवा दूंगी, एक बार आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए कैसे करेंगे। देखिए let alpha beta belongs to R and alpha is not equal to 0, ओके। अल्फ़ा क्या है, नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, बीटा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना पता है कि ये रियल नंबर है, ओके। दिस सिस्टम x1 - 2x2 + alpha x3 इज इक्वल टू 8, x1 - x2 + x4 इज इक्वल टू बीटा, x1 + x2 + x3 + x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैज़ नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ़, ओके। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा और बीटा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। देखिए जो हमने अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही केसेस बनाने हैं इसमें भी, ओके। अब जल्दी से मेरे को ये बताइए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस चेक कीजिए, कंस्टेंट जो है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक कीजिए, ओके। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल देखिए, यानी कि नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो जीरो वेरिएबल होंगे वो चेक कीजिए कितने होंगे। उसके बाद आप केसेस बनाइए कि कौन से वेरिएबल जीरो बन सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे,
नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बोलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन से डिनोट करते हो, तो कितने हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, x1 x2 x3 एंड x4, 4। सेकेंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशंस से m कितनी है, 2। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल, कितने होंगे जीरो वेरिएबल, नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल यानी कि n माइनस एम, 4 माइनस 2 यानी कि 2। टू वेरिएबल्स यहाँ पे जीरो होने वाले हैं, वो x1 x2 भी हो सकते हैं, x2 x3 भी हो सकते हैं, x3 x4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स आपके कौन से हैं, x1 x2 x3 x4, तो इसी में से दो वेरिएबल आपके जीरो होने वाले हैं, ठीक है। तो हम केसेस बनाते हैं कि कौन से वेरिएबल यहाँ पे जीरो होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे केसेस बनाएं, फर्स्ट केस, इफ़ x1 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर x1 और x4 ज़ीरो हो गए तो उस केस में इक्वेशंस आपकी क्या आएंगी, अगर x1 और x4 ज़ीरो हो गई, ठीक है, तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, बोलिए। अगर x1 और x4 ज़ीरो हुए तो फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास आएगा इज -2x2 प्लस अल्फा x3 इज इक्वल टू 8, फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड से क्या आएगा, -x2 इज इक्वल टू बीटा, है ना, यानी कि x2 इज इक्वल टू माइनस बीटा। अब इस x2 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ फर्स्ट में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, +2 बीटा प्लस अल्फा x3 इज इक्वल टू 8, यानी कि अल्फा x3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 बीटा। दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ओके। तो यहाँ से x2 और x3 की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। तो सेकंड केस आपका क्या हो सकता है, इफ़ x1 एंड x3 इज ज़ीरो वेरिएबल, अगर x1 और x3 ज़ीरो हुआ तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी अगर x1 x3 ज़ीरो हो गए, देन -2x3 इज इक्वल टू 8, यानी कि x3 यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -8/2, तो ये आपके पास क्या आ गया, -4। x3 तो यहाँ पे आपके पास लेस देन ज़ीरो आ गया, है ना, x3 आपके पास क्या आ गया, लेस देन ज़ीरो। सेकेंड इक्वेशन क्या बन सकती है यहाँ से, अगर x1 और x3 ज़ीरो हुए, क्या हो सकती है, वैसे भी यहाँ पे ये लेस देन ज़ीरो आ गया, तो मेरे को वैसे लगता नहीं कि इस केस में तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा पक्का, ठीक है। यहाँ से तो आप पहले ही बोल सकते हो वैसे अगर चाहो तो, ठीक है, नहीं तो हम जब सबको करेंगे तो तब साथ में कर लेना। थर्ड में देखिए, थर्ड आपके पास केस क्या बन सकता है, इफ़ x1 एंड x2 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर x1 x2 ज़ीरो हुआ देन फर्स्ट इक्वेशन से आएगा अल्फा x3 इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू 8/अल्फा, एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से आएगा x4 इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, x4 आपका बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x4 और x3 की वैल्यू हमें मिल गई, है ना। अब आगे देखिए, फोर्थ केस आपके पास क्या हो सकता है, इफ़ x2 एंड x3 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर x2 और x3 ज़ीरो हुआ देन फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आएगी, x1 इज इक्वल टू 8, x1 की वैल्यू आ गई। सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, अगर x2 और x3 ज़ीरो हुआ देन x1 प्लस x4
इज इक्वल टू बीटा, x1 की वैल्यू रख दीजिए, देन x4 इज इक्वल टू बीटा माइनस 8, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट केस क्या बचता है, x2 और x4 को 0 ले लीजिए। नाउ फिफ्थ इज इफ x2 एंड x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x2 और x4 0 हुआ देन उस केस में क्या आएगा, x2 एंड x4 इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट इक्वेशन से आएगा x1 प्लस अल्फा x3 इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू बीटा। तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए x1 की वैल्यू, जब x1 की वैल्यू पुट करोगे तो आएगा बीटा प्लस अल्फा x3 इज इक्वल टू 8, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा x3 इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा, यानी कि x3 इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है, ओके, सॉरी अल्फा, ओके। तो यहाँ से x1 और x3 की वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर मैं x3 और x4 को 0 लूँ तो उस केस में क्या आएगा, यहाँ पे ले लीजिए सिक्स्थ में, नाउ इफ x3 एंड x4 इज इक्वल टू 0, अगर x3 और x4 0 होते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस x2 इज़ 8 माइनस बीटा, यानी कि x2 आ जाएगा बीटा माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू निकल गई, अगर आप यहाँ फर्स्ट में पुट करोगे तो x1 की मिल जाएगी आपको, ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलिए पुट कर ही लेते हैं, बल्कि हम यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए आप एक बार, यहीं पे कर लेते हैं हम इसकी, ठीक है। अब x2 की वैल्यू आ गई, फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा, x1 माइनस 2 बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 8, तो ये x1 माइनस 2 बीटा और ये 16 इज इक्वल टू 8, देन x1 इज इक्वल टू 2 बीटा एंड माइनस 8, ठीक है। तो x1 और x2 की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं केसेस की तरफ, ठीक है। ओके, और अगर हम इस 2 में भी चेक करें तो सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, x1 x3 को 0 रखने पे, वैसे ये -4 आया है, और x1 x3 को 0 रखोगे तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से आएगा माइनस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू बीटा। ये एक मिनट, यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी मैंने, इसको दोबारा से कर लीजिए। जब आप x1 और x3 को 0 पुट करोगे तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, इज माइनस 2x2 इज इक्वल टू 8, है ना, यानी कि x2 इज इक्वल टू -4, x2 की वैल्यू निकली है ये, है ना। एंड सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, माइनस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू बीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 प्लस x4 इज इक्वल टू बीटा, दिस इम्प्लाइज x4 इज इक्वल टू बीटा -4, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि अगर अल्फा लेस देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 8 हुआ तो उस केस में क्या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है, कि आपके पास देखो, अगर हम इस केस को लेंगे ना तो इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि x2 आपके पास पहले से ही लेस देन 0 आया हुआ है ना। तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई और भी ऑप्शन है तो हम यहाँ पे सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, फर्स्ट को, फोर्थ को, थर्ड को, फिफ्थ को,
सिक्स्थ को, इनमें से ही कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन सकता है। अब वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लें, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि अल्फ़ा लेस देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 8, यही है, एंड बीटा ग्रेटर देन 8, ठीक है। अगर ये केस हो तो इस केस में क्या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, बताइए जल्दी से। देखिए, अब आपके पास जो सॉल्यूशंस आए हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट आपके पास क्या आया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए। फर्स्ट आपके पास है जब x1 और x4 तो 0 है, और इसमें x2 माइनस बीटा है। चलिए, x1 0 एंड x2 यहाँ पे क्या है, माइनस बीटा, एंड x3 है 8 माइनस 2 बीटा बाई अल्फ़ा, 8 माइनस 2 बीटा बाई अल्फ़ा, एंड x4 क्या है, 0। तो क्या ये फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा, अल्फ़ा अगर लेस देन 0 है, ठीक है, और बीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 8। देखो, अगर बीटा ग्रेटर देन 8 हो गया, ठीक है, अगर बीटा आपके पास ग्रेटर देन 8 हो गया तो इस केस में जो x2 होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर x2 आपके पास लेस देन 0 हो गया तो दिस इम्प्लाइज नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। जब हमने ये सॉल्यूशन लिया इस केस में तो इसके पास कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आप सेकंड ले लीजिए। सेकंड आपके पास क्या बना है, अगर यहाँ से देखें, जब x1 x3 0 है ये तो हमें लेना ही नहीं, पहले से ही रिजेक्ट हो जाता है, इसके पास कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। वैसे लिख लेना चाहिए, चलो ये भी। जब x1 और x3 0 है तो x2 क्या है, -4, x1 0 -4 0, एंड x4 क्या आया हुआ है, x4 इज बीटा -4। अब यहाँ पे देखिए जो x2 है क्या है, लेस देन 0, तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ जाएगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब थर्ड ले लेते हैं हम। थर्ड सॉल्यूशन आपके पास क्या है, थर्ड में x1 x2 0 है, एंड 8 बाई अल्फ़ा एंड बीटा, 0 0 8 बाई अल्फ़ा एंड बीटा। अब यहाँ पे क्या कहा, अल्फ़ा इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे अल्फ़ा लेस देन 0 होगा, दिस इम्प्लाइज जो x3 है वो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके पास भी कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट केस देखिए क्या है, ए ऑप्शन के लिए ही थर्ड हो गया। फोर्थ में x2 और x3 को 0 लिया है और ये आया है 8 एंड बीटा -8, ठीक है। देखिए क्या है, ये नेक्स्ट है 0 8 0 बीटा -8, यही है। x2 और x3 को लिया है, x2 और x3 को 0 लिया है, सॉरी, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसने कहा कि बीटा अगर ग्रेटर देन 8 हुआ, ठीक है, यहाँ पे x1 8 है, ठीक है। अब बीटा अगर आपके पास ग्रेटर देन 8 है, दिस इम्प्लाइज जो x4 है वो भी क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक सॉल्यूशन ऐसा मिल गया जो कि फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो तो रिजेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, ठीक है। सेकंड में देखिए, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा 0 to 8, ठीक है। क्या है, यहीं पे कर लेते हैं हम। चलिए, इनको हटा दीजिए आप, सॉल्यूशंस ये रहने दीजिए, ठीक है। ये बी ऑप्शन में क्या कहा है इसने, बी ऑप्शन में है
कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा 0 to 8, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा 0 to 8। जब इसके बीच में लाई करेगा तो क्या फिजिबल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को ही लेके चलें, देखिए अल्फ़ा आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0, जो बीटा है वो 0 to 8 के बीच में है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो बीटा है वो हमेशा क्या रहेगा, अगर ये 0 to 8 के बीच में है, दिस इम्प्लाइज माइनस बीटा तो आपके पास लेस देन 0 ही होगा, यानी कि जो x2 है आपके पास वो लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, अब हम चलते हैं इस केस पर। यहाँ पे देखिए x1 0, यहाँ पे जो x2 है ये तो पहले से ही लेस देन 0 है, तो यहीं से बोल दीजिए कि नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे चलिए थर्ड में, इसमें क्या है, x3 पे 8/अल्फ़ा, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है। अब बीटा जो है यहाँ पे, ये देखिए जो x2 है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड x4 है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया, इस केस में भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें वो ढूंढना है जिसके पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं सी ऑप्शन पे, कि जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है और बीटा लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये भी हम यहीं पे कर लेते हैं, जब अल्फ़ा आपका ग्रेटर देन 0 है और बीटा लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इरेज कर लीजिए और सॉल्यूशंस को आप ऐसे ही रहने दीजिए। इस सेकंड को आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, x2 हमेशा लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। ये देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब अल्फ़ा आपका ग्रेटर देन 0 है और बीटा आपका है लेस देन 0, जब बीटा आपका लेस देन 0 है ना, तो उस केस में जो माइनस बीटा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि जो x2 है वो हो गया ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आते हैं हम, अब इस केस में क्या है, यहाँ पे है ओके, तो ये भी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा x3 में। तो इस केस में तो फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे तो ये शुरू में ही कैंसिल हो गया है ना। तो जो बी ऑप्शन है वो भी आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी में आए हुए हैं। अब चलते हैं हम डी पे। वैसे तो एक ही ऑप्शन रह गया, यही होना चाहिए, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी में हमें क्या दिया हुआ है, ये आप यहाँ से हटा दीजिए। डी ऑप्शन में आपके पास है कि अगर अल्फ़ा लेस देन 0 है और बीटा लेस देन 8 है। अब यहाँ पे आइए, जब बीटा आपका लेस देन 8 है तो ओके, जब बीटा लेस देन 8 है तो हो सकता है ये नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव ही हो। तो x2 आपके पास क्या होगा, इज लेस देन 0, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से कि जब बीटा आपका लेस देन 8 है तो ये आपके पास ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो x3 है वो आपकी क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो यहाँ से क्या आएगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम आते हैं सेकंड पर, इसमें भी नो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। थर्ड में क्या है कि अल्फ़ा यहाँ पे लेस देन 0 दिया हुआ है, तो जो x3 है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलिए, यहाँ पर हमें क्या दिया है, इस 8 0 0 बीटा -8, जो बीटा है लेस देन 8 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x4 आपका लेस देन 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज नो फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ से भी नो फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट केस आपके पास क्या है, 8 0 0 बीटा -8 के बाद ये फिफ्थ नंबर पे देखिए क्या है, जब x2 और x4 को 0 लिया था तो उस केस में क्या आया था आपके पास, x1 बीटा है, देखिए x1 बीटा है, ये 0 है, एंड x3 क्या है, 8 माइनस बीटा बाई अल्फ़ा, 8 माइनस बीटा बाई अल्फ़ा, एंड x4 0 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बीटा आपके पास क्या है, लेस देन 8 है, तो लेस देन 8 में तो नेगेटिव में भी जा सकता है। और अगर आप चाहो
तो ये अल्फ़ा आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, तो जो x3 है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर हम चलें सिक्स्थ पे, सिक्स्थ में हमने लिया था x3 और x4 को 0 है ना, तो x1 x2 क्या है, 2 बीटा माइनस 8 एंड बीटा माइनस 8, 2 बीटा माइनस 8 बीटा माइनस 8 0 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बीटा है जो वो लेस देन 8 है जो हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x2 है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से हमें यही ढूंढना था कि जिस केस में भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वही ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए हमने हर एक सॉल्यूशन को लिया लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बना, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस केस में कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके एक मिनट, ये आपका 2020 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ D1 एंड D2 डिनोट द डुअल प्रॉब्लम ऑफ LPP P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। देखिए जो D1 और D2 है ये आपके पास डुअल प्रॉब्लम है, P1 और P2 जो है ये आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम को डिनोट करती है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली वेयर P1 इज, जो प्राइमल प्रॉब्लम है क्या दी हुई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमें मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में दिया है, मिनिमाइज x1 माइनस 2x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या है, माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड सेकंड जो P2 है, मिनिमाइज x1 माइनस 2x2 सब्जेक्ट टू माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 एंड x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हमें 2 प्राइमल प्रॉब्लम्स दी हुई है। देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ D1 एंड D2 इनफिजिबल, सेकेंड इज P2 इनफिजिबल एंड D2 फिजिबल। ओके, हमें यहाँ पे ड्यूअल और प्राइमल प्रॉब्लम में ये बताना है कि कौन सी फिजिबल है, अनफिजिबल है, या फिर बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, जो P1 है वो प्राइमल को डिनोट करती है, प्राइमल प्रॉब्लम को। ठीक है, प्राइमल को, एंड जो D1 है ये आपके पास क्या है, P1 एंड P2 आप लिख लेना। D1 आपके पास क्या है, ड्यूअल प्रॉब्लम। ठीक है, ड्यूअल प्रॉब्लम को डिनोट करती है और ये प्राइमल प्रॉब्लम को डिनोट करती है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया हुआ है x1 माइनस 2x2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट यानी कि जो इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट के लिए, अगर मैं यहाँ पे P1 को लूँ, देखिए अगर मैं P1 को कंसीडर करके चलूँ तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है हमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z, मिनिमाइज है ना, इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x1 माइनस 2x2। ठीक है, और कांस्टेंट क्या दी हुई है, कंस्टेंट आपके पास क्या है, इज माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 एंड x1 x2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर आपका क्या आएगा, यहाँ पे दिस इज x1 एंड x2 एंड ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। तो टेबल यहाँ पे बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, दिस इज x1 एंड x2। जब आप x1 को 0 लोगे तो x2 आपके पास 10 आएगा, जब x2 को आप 0 लोगे तो ये माइनस 10 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 एंड 10 माइनस 5 माइनस 10 और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 5 10। तो आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, एक है 0 एंड 10। ठीक है, 0 और 10 ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, माइनस 10 एंड 0, तो ये हो जाएगा माइनस 10 एंड 0। तो यहाँ से आपके पास जो लाइन आएगी, लाइन आपके पास हो जाएगी ये लाइन हो जाएगी माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ठीक है,
लेकिन इसने क्या कहा है यहाँ पे, ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए कि जो आपको ये कंस्टेंट दिया हुआ है और x1 x2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपका यहाँ पे होगा, उधर तो आपका लेस चला जाएगा, ये लाइन यहाँ पे होगा आपका x1 x2 ग्रेटर देन 0, तो है ना, यहीं पे होगा x1 एंड x2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें ये पोर्शन लेना है। ओके, अब एक चीज़ देखो, जो ये लाइन है आपकी कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है ना, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। जब x1 और x2 आपका जब ग्रेटर देन 0 है, जब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे x1 और x2, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कहाँ पे टेंड करेगा, देखिए जो z है आपका, z आपका कहाँ पे टेंड करेगा, x1 माइनस 2x2 इज टेंड टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2x2 है, एज x1 एंड x2 टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये आपको दिख भी रहा होगा कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, दिस इम्प्लाइज z इज़ अनबाउंडेड, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपके पास क्या आ गया, अनबाउंडेड फंक्शन आ गया। दिस इम्प्लाइज अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन अनबाउंडेड है तो जो उसकी प्राइमल प्रॉब्लम हो है P1, ठीक है, तो उसके पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। दिस इम्प्लाइज P1 हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ओके, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर उसकी प्राइमल प्रॉब्लम के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी डुअल प्रॉब्लम बनेगी तो उसके पास इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। दिस इम्प्लाइज D1 has infeasible solution, ओके, infeasible solution, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखिए, अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो क्या कहा, P1 इज फिजिबल, बट नहीं, P1 तो नहीं है ना, अनबाउंडेड तो है, ठीक है, और जो D1 है, D1 को भी क्या कहा, इज फिजिबल, तो यहाँ से देखिए जो डी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं P2 की तरफ, ठीक है। अगर हम P2 को चेक करें तो P2 में देखिए, अगर हम P2 को चेक करें तो P2 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है, z मिनिमाइज इज इक्वल टू क्या दिया है, इज x1 माइनस 2x2, ओके, एंड कंस्टेंट क्या दिए हुए हैं, कंस्टेंट है इसके पास माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 एंड x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 10। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड ये आपके पास सेम रहेगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 10। अब आप अगर इन इक्वेशंस को देखो ना दोनों को, ये क्या है आपके पास, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है ये, ठीक है, आपके पास ये जो है आपके पास सिस्टम क्या बन गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। आप रीड करना एक बार, क्या होता है समझ जाओगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये आपके पास आ गया इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो जो P2 है आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम, ये आपके पास इनफिजिबल हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज P2 इज इनफिजिबल, ओके, इनफिजिबल होगी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डुअल प्रॉब्लम होगी तो दो ही केस बनेंगे, या तो वो अनबाउंडेड होगा या फिर इनफिजिबल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज D2 जो डुअल प्रॉब्लम है आइदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल, ठीक है। तो ये कैसे चेक करोगे आप कि अनबाउंडेड है या फिर इनफिजिबल, तो उसके लिए हमें पहले डुअल प्रॉब्लम में चेंज करना पड़ेगा इसको, जब और उसके बाद हम उसका फिगर आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डुअल प्रॉब्लम में चेंज कीजिए। नाउ कन्वर्ट इनटू डुअल प्रॉब्लम, ओके,
तो ड्यूअल प्रॉब्लम में चेंज कीजिए P2 को, क्या आएगा D2 मिनिमाइज का मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज 10y1 प्लस 10y2, ओके। एंड कंस्टेंट क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट टू माइनस y1 प्लस y2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड y1 माइनस y2 इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। और जो y1 y2 है वो आपके पास क्या होंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। जो y1 y2 है, y1 एंड y2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब अगर आप इसका फिगर बनाओ तो फिगर क्या बनेगा, देखिए दिस इज y1 y2, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए दोनों की। फर्स्ट टेबल आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग y1 y2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब y1 को 0 रखोगे तो y2 1 आएगा, जब y2 को 0 रखोगे तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन हो जाता है, दिस इज 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y1 0 एंड y2 1, तो ये पॉइंट आएगा 0 एंड 1, ठीक है। उसके बाद है -1 एंड 0, तो ये पॉइंट आएगा -1 और 0 के लिए। तो यहाँ पे जो लाइन आपके पास ये आ गई, ठीक है। फर्स्ट जो इक्वेशन है दिस इज -y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये लेस देन है, तो लेस देन के केस में क्या आना चाहिए आपके पास, क्या आएगा -y1 प्लस y2 इज लेस देन इक्वल टू, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, एक मिनट, ये आपके पास है तो -y1 प्लस y2 है ना, -y1 प्लस y2 लेस देन इक्वल टू 1, तो ओके आपके पास ये रीजन आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, अगर आप सेकंड इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनाओगे, दिस इज y1 y2, ठीक है। जब y1 को 0 रखोगे तो y2 आपके पास 2 आएगा, जब y2 को 0 रखोगे तो y1 -2 आएगा, ओके। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 एंड 2, तो ये पॉइंट आएगा, यहाँ से आएगा -2 एंड 0, ये पॉइंट आएगा, इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। दिस इज y1 माइनस y2 इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो अगर आप y1 और y2 की जगह पे 0 0 रख के देखोगे तो 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू -2, क्या ये कंडीशन होल्ड होती, बिल्कुल भी नहीं। तो ओरिजिन की तरफ नहीं, ये बल्कि ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा इन दोनों में, कितना डिफरेंट है ना, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज D2 इज इनफिजिबल, ठीक है, D2 इज इनफिजिबल, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ D1 एंड D2 इज इनफिजिबल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ x1 स्टार x2 स्टार इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, x1 स्टार और x2 स्टार, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन को इसने डिनोट कर दिया x1 स्टार और x2 स्टार से, बिल्कुल ठीक है। एंड प्रॉब्लम हमें क्या दी है, प्राइमल प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x1 + 2x2 एंड कंस्टेंट है 4x1 - x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 2x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, -x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 7। अब देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है आपके पास, यहाँ पे x1 स्टार और x2 स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से हमें ऑप्टिमल वैल्यू देखनी होगी कि किन पॉइंट्स पर आएंगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो इक्वेशंस दी हुई हैं 3 इक्वेशंस, इनसे आप फिगर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करोगे उससे पहले आप इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, क्या इक्वेशन है,
फर्स्ट है 4x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ओके, सेकंड है 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। थर्ड है 10, यहाँ पे 10। और थर्ड इक्वेशन क्या है, -x1 प्लस x2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊँ तो टेबल आपके पास बनेगी, दिस इज x1 एंड x2। जब आप x1 को 0 रखोगे तो x2 आपके पास -8 आएगा, जब x2 को 0 रखोगे तो x1 आपके पास 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनाइए। तो यहाँ पे x1 x2, x1 को 0 रखिए तो x2 10 आ जाएगा, x2 को 0 रखोगे तो x1 5 आएगा। अब यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास टेबल बनेगी x1 x2, x1 को 0 रखोगे तो x2 7 आएगा, x2 को 0 रखोगे तो x1 -7 आएगा। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम फिगर x1 एंड x2। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन हो गया और ये 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8। ठीक है, देखिए फर्स्ट टेबल में क्या है, x1 0 है, x2 -8 है ना, तो -8 ये पॉइंट आएगा। ठीक है, 0 एंड -8। फिर है 2 एंड 0, 2 0 आपके पास ये पॉइंट आएगा, तो ये लाइन आ जाएगी। ये आप कर लेना अच्छे से, ये लाइन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गई आपकी ये लाइन। तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो रीजन जो आएगा आपका, रीजन आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ये ओरिजिन से दूसरी साइड है ना, ये कर लेना। ओके, अब सेकंड लाइन आपकी क्या है, सेकंड लाइन देखिए, x1 0 है, x2 10 है, x1 0 है एंड x2 10 है, तो ये आएगा 0 एंड 10। उसके बाद है x1 5 है एंड x1 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 5 एंड 0। तो यहाँ से आपके पास होगा ये। ठीक है, ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे भी रीजन आपका कौन सा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ना, तो रीजन आपके पास ये रहेगा। ओके, ये और इन दोनों पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा ये। जब आप इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्या निकलेगा पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे आएगा 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 एंड 4। चलिए थर्ड इक्वेशन को ड्रॉ कीजिए, थर्ड इक्वेशन को ड्रॉ कीजिए। थर्ड में है x1 0 एंड x2 7। ठीक है, x1 0 है, x2 7 है, तो ये पॉइंट आएगा 0 एंड 7। उसके बाद है x1 -7 है एंड x2 0 है, तो ये पॉइंट आएगा -7 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास जो लाइन आएगी,
लाइन आपके पास ये हो जाएगी, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन आएगा, रीजन आपका कौन सा होगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का केस है। वैसे यहाँ पे लेस देन का केस दिया हुआ था, है ना, ये तो हमने कर दिया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ये ठीक है, ऐसे ये ओरिजिन की तरफ ही आएगा इसका रीजन, तो ठीक है ये ओके। अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए, और इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट, एक मिनट, एक तो आपके पास ये है और एक ये है, बट यहाँ पे जो कॉमन रीजन है ना, कॉमन रीजन यहाँ पे इन दोनों से अटैच है। यहाँ पे पॉइंट आप फाइंड आउट करोगे जब सेकंड और थर्ड से, तो ये आएगा 5 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन रीजन देखें तो कॉमन रीजन यहाँ पे कौन सा है, ये है ना, यही है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास है 5, 0, 3, 4 एंड 5, 12। तो इन पॉइंट्स पे हमें ये देखना है कि कहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो देखिए z एट 5, 12, एट 5, 12 पे क्या वैल्यू देगा, बोलिए जल्दी से, क्या वैल्यू देगा। आपके पास क्या है, x1 + 2 x2, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे यही लिख लीजिए, z आपके पास क्या है, z मिनिमम x1 + 2 x2, यही है x1 + 2 x2। तो अब फाइंड आउट कीजिए z एट 5 एंड 12, तो ये हो जाएगा 5 + 24, तो ये आपका आ गया 29। नाउ z एट 3, 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 8, तो ये हो गया 11। एंड नाउ z एट 5, 0, तो ये हो जाएगा 5 + 0 यानी कि 5, तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्टिमल वैल्यू है क्या आ गई, ऑप्टिमल वैल्यू इज 5 एट 5, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो x1 स्टार की वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है, और x2 स्टार की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या पता चल गया, x1 स्टार की वैल्यू 5 है एंड x2 स्टार की वैल्यू 0 है। ठीक है, ओके, तो अब उसके बाद चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एंड λ1 स्टार, λ2 स्टार, λ3 स्टार इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ इट्स ड्यूअल प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ड्यूअल प्रॉब्लम देखनी होगी, उसके बाद उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे उनका सम फाइंड आउट करना है। x1 स्टार, x2 स्टार निकल गया है, अब λ1 स्टार, λ2 स्टार, λ3 स्टार हमें फाइंड आउट करना है, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। ठीक है, उससे बहुत ही ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम से। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके पास ये प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है, अगर मैं यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो यहाँ पे इक्वेलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से होगा 4x1 - x2 - s1 = 8। ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज 2x1 + x2 - s2 = 10। ये होगा x1 - s2 - s3 = -7। ठीक है, तो अब यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू रख दीजिए, x1 स्टार और x2 स्टार की, पुट वैल्यू ऑफ x1 स्टार एंड x2 स्टार। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जब वैल्यू पुट करोगे, आप जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 × 5 - 0 - s1 = 8। दिस इम्प्लाइज s1 यहाँ से क्या आ जाएगा, 12। जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, 10 + 0 - s2 = 10। दिस इम्प्लाइज s2 = 0। जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, 5 - 0 - s3 = -7। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा, s3
इज इक्वल टू, ये क्या होगा, -S3 है ना, -S3, तो ये -12 यानी कि S3 यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, अब जो स्लैक वेरिएबल्स आपके पास आए हैं, यहाँ पे न्यू पेज ले लीजिए, यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल्स हैं, S1 आपके पास 12 है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, S2 आपके पास 0 है, एंड S3 आपके पास है 12 विच इज़ ऑल्सो नॉन जीरो। नाउ स्लैकनेस थ्योरम क्या कहती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम, आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखवा रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। अगर हमें प्राइमल से ड्यूअल प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं ना, उसके लिए काफ़ी अच्छी थ्योरम है ये, ठीक है। क्या कहती है, इफ द प्राइमल कंस्ट्रेंट, if the primal constraint is greater than 0, या फिर हम ये भी बोल देते हैं इज ग्रेटर देन 0 स्लैक, ये जो स्लैक वेरिएबल है, अगर आपके पास ये नॉन जीरो है, ठीक है, देन कोरस्पोंडिंग dual variable must be एन इक्वल टू 0, या फिर इक्वलिटी टाइट भी बोल देते हैं, ठीक है, मस्ट बी एन इक्वल टू 0। इसका मतलब पता है क्या है, साफ साफ अगर हम साफ वर्डों में समझें, जो आपके पास स्लैक वेरिएबल आई है, अगर वो स्लैक वेरिएबल आपके पास नॉन जीरो है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ड्यूअल वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा, 0, ठीक है। देखिए आपके पास जो S1 है ये क्या है, नॉन जीरो है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास Y1 आएगा, जो ड्यूअल वेरिएबल होगा, ये आपके पास क्या है, ड्यूअल वेरिएबल, ठीक है। स्लैक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ये ड्यूअल वेरिएबल आया है, ये आपके पास क्या बनेगा, 0। सिमिलरली आपके पास जो S3 है वो आपके पास क्या है, नॉन जीरो है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास Y3 ड्यूअल वेरिएबल आएगा, तो वो भी आपके पास क्या बनेगा, 0। तो यहाँ से देखिए Y1 0 आ गया, Y3 0 आ गया। अब इन्होंने स्टार से डिनोट किया है तो हम स्टार ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें Y2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि Y2 स्टार आपके पास क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसको आप ड्यूअल प्रॉब्लम में राइट डाउन कीजिए, ठीक है। तो क्या होगी ड्यूअल प्रॉब्लम, जब आप चेंज करोगे तो ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होगी, बोलिए जल्दी से, ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होगी, मिनिमाइज का मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज 8y1 प्लस 10y2 माइनस 7y3, ओके, such that 4y1 plus 2y2 plus y3 is less than equal to 1 and minus y1 plus y2 minus y3 is less than equal to 2। अब यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू रख दीजिए, और जो ये yi हैं, y1 y2 y3, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप यहाँ पे y1 और y3 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 2y2 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इक्वल टू ले लिए, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y2 यहाँ से आ गया आपके पास 1/2, ठीक है। यानी कि जो y1 स्टार है वो 0 है, y2 स्टार है 1/2 एंड y3 स्टार है 0। तो इसको इसने लैम्डा 1 स्टार से डिनोट किया है, इसको इसने लैम्डा 2 स्टार से डिनोट किया है, एंड ये आपके पास है लैम्डा 3 स्टार, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर दी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में इनका सम, ठीक है। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलें तो क्या आएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 2 xi स्टार
प्लस जे इज इक्वल टू 1 to 3 लैम्डा जे स्टार। तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्टार प्लस x2 स्टार प्लस लैम्डा 1 स्टार प्लस लैम्डा 2 स्टार प्लस लैम्डा 3 स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे x1 स्टार है 5, x2 स्टार 0, लैम्डा 1 स्टार 0, लैम्डा 2 स्टार 1/2 एंड लैम्डा 3 स्टार 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 + 1/2 यानी कि 11/2, तो 5.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, दिस इज़ दी 5.5। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में आपके 5 क्वेश्चन ही आए थे, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमें, इफ़ x13 x22 x23 इज इक्वल टू 10। x23 की वैल्यू बल्कि इसने खुद ही दे दी। अब x23 एंड x31 x32 x34 इज द सेट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स ऑफ ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। अब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जो आपके पास अवेलेबिलिटी है एंड डिमांड है, अगर हम उनका सम करें तो वो इक्वल है। ठीक है, इसका यही मतलब है। यहाँ पे देखिए कि 10 प्लस लैम्डा प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा एंड डिमांड जो है उनका सम करें, 10 प्लस म्यू माइनस 5 प्लस म्यू प्लस 5 एंड प्लस 5, इनका सम करें तो ये क्या आएगा, इक्वल। यहाँ पे जब इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, seeking to minimize cost of transportation from origins to destination where the cost matrix is। ये हमें कोस्ट मैट्रिक्स दी हुई है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा म्यू आपका आर से बिलोंग करता है, x32 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास x13 ओके जो वैल्यूज असाइन होंगी, x13 कहाँ पे है, ये हो गया आपका फर्स्ट में x11 x12 x13 x13 एक वैल्यू आपकी यहाँ पे असाइन होगी। उसके बाद है x22 आपका ये है, x23 यहाँ पे इसने खुद ही दी हुई है 10। उसके बाद है x31 आपका ये है। ठीक है, x32 आपका ये हो गया एंड उसके बाद क्या है, एक मिनट, x31 हो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 1 2 एक मिनट रुक जाइए, ये 1 है 2 है, यहाँ पे है x11 x12 x13, ये 2 हो गया, x23 हो गया। उसके बाद है x31 आपका ये है, x32 आपका ये है एंड x34 आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखें कि फर्स्ट रो आपके पास ये है, ये आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में 1 एलोकेशन है, यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 एलोकेशन है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में भी 1 एलोकेशन है। ओके, एंड जो आपके पास फोर्थ कॉलम है यहाँ पे भी 1 एलोकेशन है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में 1 एलोकेशन है एंड फर्स्ट रो में 1 एलोकेशन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे D3 पे चलूँ, D3 यहाँ पे देखो D3 में D3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या साइन होगी वैल्यू, यहाँ पे देखिए इधर 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 10 असाइन होगी। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे अब D3 को चेक करूँ तो D3 कॉलम से हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इधर आपके पास क्या है म्यू प्लस 5, ठीक है। अगर हम D3 से देखें तो D3 से आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, देखिए D3 से आपके पास आ जाएगा, D3 कॉलम से आएगा म्यू प्लस 5 किसके इक्वल होगा 10 प्लस 10, है ना। म्यू प्लस 5 जो है आपके पास क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 यानी कि 20। म्यू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 15, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई हुई है यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू पुट करें तो 4 लैम्डा माइनस 2 15 इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब म्यू की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपके पास 20 होगा, ठीक है। और ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू पुट करते ही 15 हो जाएगा और ये यहाँ से आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक मिनट, ये यहाँ पे हमें एक मिनट, अब यहाँ पे चेक करो, देखो आपके पास जो फोर्थ कॉलम है और यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू असाइन होगी, इधर 15 है तो इधर ये 15 ही आ जाएगा एज इट इज़, यहाँ पे 15 आएगा। और अब यहाँ पे चेक कीजिए, अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 10 है तो इधर ये 10 ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड कॉलम में क्या आएगा, सेकंड कॉलम में बताइए जल्दी से। अगर हम यहाँ पे सेकंड कॉलम को देखें, देखो अगर आप रो अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, इधर देखिए अगर आप सेकंड रो को देखो, ठीक है, इधर 15 है तो 10 यहाँ पे आ चुका है, तो 15 माइनस 10 इधर 5 ही बचा है ओनली, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही जब आप R3 को चेक करोगे तो R3 में आपका यहाँ पे कितना है 30 है, 15 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, तो इधर सिर्फ आपके पास कितना बचा है 5 ही बचा है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें कितना क्या चेक करना है, वैल्यू ऑफ x32 आपका ये है, ठीक है, x32 आपका यहाँ पे है, तो x32 आपके पास क्या आएगा, ये है आपके पास, यहाँ पे लिख भी दीजिए इज x32, ठीक है। तो x32 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जब तक आपका